हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़मन ट्यूटोरियल। जो लोग पुराने हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं, उनको पता ही है इस चैनल पे किस टाइप की वीडियो आती है। पर अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दें, इस चैनल पर छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली आती रहती है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में हेल्प मिलती है। तो आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। उससे रिलेटेड एक टॉपिक हम पहले बना चुके हैं। आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या तो आयनाइजेशन पोटेंशियल। तीनों नाम है, तीनों को समझते हैं। रिलेटेड वीडियो की जो मैंने बात की थी वो थी एटॉमिक साइज, क्योंकि हम इसको अगर अभी आगे चल के इसका ट्रेंड देखेंगे तो हम किसके हिसाब से देखेंगे, एटॉमिक साइज के हिसाब से देखेंगे। यानी एटॉमिक साइज के बढ़ने में, एटॉमिक साइज के घटने में, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने में, न्यूक्लियर चार्ज के घटने में क्या फर्क होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो एटॉमिक साइज की वीडियो या एटॉमिक रेडियस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं, सर्च करके चाहे देखिए, चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, वहां जाकर क्लिक करके इस वीडियो को पहले जरूर से देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करें अपने कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी वाला वर्ड यूज हो रहा है, यानी ये कोई ना कोई तरीके की एनर्जी है। आयनाइजेशन वर्ड समझ सकते हैं क्या है, पर अभी हम डीप में समझेंगे। एक ऐसी एनर्जी, मान लीजिए मेरे पास कोई एक एटम है जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर इसकी कुछ शेल होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मान लो, दूसरी शेल में मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन थे इसके, हमने माना एक। ये मेरा कोई एटम बना है, कोई भी एटम बना है, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन बना है। तो अब क्या करें हम, अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन को बाहर वाली शेल से, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है, बाहर निकालना है, तो हमें कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। हम जो एनर्जी देते हैं कम से कम इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाली शेल से निकालने के लिए, वही कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अब ये एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये एटम नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा। तो यानी एटम को आयन बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वही कहलाती है मेरी आयनाइजेशन एनर्जी। तो डिफिनेशन में हमें 3 पहले बात तो कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला आइसोलेटेड, दूसरा न्यूट्रल, और तीसरा गैसियस। आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस के मतलब समझते, यानी ये जो एटम है इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। पहली बात तो आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल एटम होना चाहिए, यानी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम, ये जैसा दो एक लिथियम दिख रहा है, तो लिथियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ चाहिए, अकेले लिथियम ही होना चाहिए। हाइड्रोजन, क्लोरीन जो भी है वो सिंगल होना चाहिए, यानी बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तो पहले वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब पहले से इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। यानी मान लो कोई मेरा एटम ए है तो वो एक ही होना चाहिए, ए प्लस ए माइनस ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। तीसरा गैसियस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज लेकिन आसान चीज। हमने लिथियम के एग्जांपल लिया, अब आपके दिमाग में आया होगा लिथियम इज अ मेटल, और लिथियम तो सॉलिड होता है, मेटल सॉलिड होते हैं, मेटल तो कोई भी गैस होते नहीं, तो क्या हम मेटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे? तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले चीज पर वापस जाना चाहिए। सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ है। सॉलिड क्या होते हैं, जब उनके एटम बिल्कुल पास पास हो। लिक्विड क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर हो, और गैस काफी दूर दूर हो। अगर हमने सिर्फ एक एटम ही लिया है, यानी इसके चारों तरफ कोई भी दूसरा एटम नहीं है, यानी एटम के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो गई ना, अब दूसरा एटम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सिंगल एटम मेरा किसी भी चीज का, यहाँ तक कि आयरन का, गोल्ड का, वो किस फॉर्म में हम लोग देखते हैं, गैसियस फॉर्म में। तो सिंगल एटम जब बॉन्ड नहीं बना हुआ है तो वो मेटल नॉन मेटल कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई कैसे? तो ये 3 चीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, और किस टाइप का एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस एटम। ये है मेरी आयनाइजेशन। यूनिट की बात कर ली जाए तो यूनिट की एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, पर एक आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट मेरी होती है किलो जूल,
पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है किलो जूल पर मोल। बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में भी निकाल सकते हैं, पर स्टैंडर्ड यानी एसआई यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। डिनोट किससे करते हैं, आई से, डिनोट करते हैं आई से। अब एक नई बात को समझते हैं। पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया, एनर्जी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस। अगर ये भी वर्ड नहीं लिखेंगे डेफिनेशन गलत हो जाएगी। उसके बाद हमने बात करी यूनिट की, किलो जूल पर मोल होती है, डिनोट करते हैं आई से। अब ये सब लिखने के बाद अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये थोड़ी देर के लिए मेरा आइटम बना रहेगा, बस थोड़े से इसमें चेंजेस। मान लो मेरे पास ये कोई दूसरा आइटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पावर 3। हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके निकाला, क्या बनी, आयनाइजेशन एनर्जी बनी। जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी 1, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या तीनों एक बार निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं। दूसरे बार हमने इसको निकाला तो मेरी क्या बनी, Ie2। अब ऐसा जरूरी नहीं कि इसके बाद इसी को निकाले, इसके बाद इसको भी निकाल सकते थे, वो उसका कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा तीसरा क्या बना, Ie3। अब अक्सर हमने पूछता है कंपेयर करने को कि तीनों में से कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी दूसरा। अब मान लो पहला हमने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, कम से कम एनर्जी लगी, इलेक्ट्रॉन ये निकालना ही चाह रहे हैं, आपको देख के पता होगा 1 2 3 जिनके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं, इसलिए दे दिए। अब ये क्या बन गया, मान लो ये मेरा ए था कुछ एटम, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद बन गया ये A+, क्या बन गया A+। अब ये A+ जो हो गया, अब इस A+ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किया, बन गया ये A2+। उसके बाद ये जो मेरा A2+ था, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और बन गया A3। जनरल सी बात है, तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, ई से लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। अब मान लीजिए आप पास भी 10 रुपए हो तो पहला 1 रुपए देना काफी आसान होगा। इस तरह करते 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 जब सिर्फ 1 रुपए बचेगा तो अब देने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसी तरह एटम भी क्या करता है, पहला इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाल देता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम ये रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है कि आप मेरा इलेक्ट्रॉन मत निकालिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ी एनर्जी को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये एटम की एक तरीके से क्या है, बेवकूफी है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब इसका निकला था तो ये स्टेबल नहीं हुआ था। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ये निकला फिर भी स्टेबल नहीं हुआ। जब इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हुआ, ये स्टेबल हुआ। ये स्टेबल तो हमेशा से होना चाहते हैं एटम, पर वो एटम चाहते हैं कि एक बार में मेरा तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता, 1 2। तो इसीलिए इनको पता ही नहीं चल पाता कि इलेक्ट्रॉन निकाला क्यों जा रहा है, क्योंकि ये स्टेबल हो सके, पर ये अपनी स्टेबिलिटी को ही क्या रेजिस्ट करने लगते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो होगी वो हमेशा ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी 2 के और आयनाइजेशन एनर्जी 1 की। यानी तीनों एनर्जी में से, यानी तीनों की कुछ वैल्यू होगी। फिर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 200 किलो जूल पर मोल निकली, तो यहाँ पे फिर 200 से ज्यादा निकलेगी, फिर उससे भी ज्यादा यहाँ पर निकलेगी। तो मेरा Ie3 Ie2 से हमेशा ज्यादा, उसके बाद Ie1 से हमेशा ज्यादा, ऑलवेज, कोई भी केस हो यही चलेगा। अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं जो हमारा पीरियोडिक टेबल, जिससे क्वेश्चन बनता है ट्रेंड के बारे में। अब आपने हमेशा सुना होगा, 10th क्लास में सुनते आ रहे होंगे, 10th 11th, अगर आप 12th में 11th में सुना होगा, और अगर अभी 11th में है तो सिर्फ 10th में ही सुना होगा ट्रेंड के बारे में। यानी हम 2 तरीके से पीरियोडिक टेबल को बांटते हैं, एक डाउन टू द ग्रुप कॉलम वाइज, एक अक्रॉस द पीरियड रो वाइज। कितने कॉलम कितने रो, मेरे पास 7 रोज होती हैं और 18 कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, नील रो वाली। उसके बाद हमने देखा कि ऊपर से नीचे आने पर या तो प्रॉपर्टी सेम रहती है या तो ग्रेजुअल वेरिएशन आ जाती है, यानी कुछ प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, कुछ प्रॉपर्टी घट जाती है। अच्छा भाई सर, ठीक है, तो हमें यही देखना है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो क्या बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी। डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर एक पीरियड और एक ग्रुप है, इसी चीज को बोलते हैं ट्रेंड।
अब अक्रॉस द पीरियड नापने का क्या क्राइटेरिया है मेरा? न्यूक्लियर चार्ज। डाउन टू द ग्रुप नापने का एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, आपको उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर चीज में वही एक क्राइटेरिया जो काम आएगा, वो है एटॉमिक साइज। है, समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। पर एक ट्रेंड समझने से पहले हमें समझना चाहिए फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी किन फैक्टर पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर मेरा जो है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कैसे? मान लो मेरा दो एटम है, एक छोटा एटम और एक उससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, ठीक, ये मेरा अंदर वाला न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है। दोनों में से किसका एटॉमिक साइज बड़ा? इसका एटॉमिक साइज बड़ा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल देते हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल। जब ये दूरी बढ़ गई तो यानी इनके बीच की जो फोर्स थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। फोर्स डिक्रीज जाएगी, जब दूरी बढ़ जाएगी तो फोर्स घट जाएगी। अगर फोर्स दोनों में घट गई तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कहां निकल आएगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर यहां से आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी अगर यहां से आ जा रहा है तो एनर्जी कम कहां लगानी पड़ रही है हमें? यहां लगानी पड़ रही है। एनर्जी कम कहां लगानी पड़ रही है? यहां लगानी पड़ रही है। यानी हमने ये समझा कि एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा किसी चीज का, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी उसकी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी उतनी उसकी कम होगी। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घट जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं, यानी कोई दिला के बोल सकते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन जिसके पास वही उतना उसका एटॉमिक नंबर। यानी हमने बोला दो शेल, दो एटम थे मेरे पास सेम साइज के, दो एटम क्या थे मेरे पास? सेम साइज के। मान लो ये था ये न्यूक्लियस, पहले में दो, दूसरे में इसके बाद में कितने? दो, दो बनेंगे। ये दूसरा आ गया मेरे पास, पहले में दो, दूसरे में एक, दो, तीन, दो पावर दो, दो पावर तीन। शेल बराबर, यानी साइज लगभग लगभग अभी अगर हम इस क्राइटेरिया से देखें तो बराबर। पर इसके पास ज्यादा प्रोटॉन, यानी इसके पास खींचने की ताकत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर कम प्रोटॉन, यहाँ पर ज्यादा प्रोटॉन। अब न्यूक्लियस ही तो खींचता है ना बाहर वाली शेल को, अब ये क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा। अब ज्यादा अगर खींच रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मेरी इंक्रीज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मेरी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा भाई साहब? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्रीज हो रही है यानी साइज छोटा हो जा रहा है, साइज छोटा हो जा रहा है। और साइज अगर छोटा हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जा रही है। यानी कोई मिला के बोले तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा एटम उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज यानी जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। ये दो क्राइटेरिया थे। इसके बाद दो क्राइटेरिया और है, और फाइनली पेरियोडिक देख सकते हैं, नोट करके चलिए। क्राइटेरिया नंबर 3 जो है मेरा वो थोड़ा अलग है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं लिखना आता है उसकी भी वीडियो डली हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 नाम से, उसको भी आप देख सकते हैं, पहले आता होगा अगर आप 11th 10th या 12th क्लास में हैं तो अच्छे से आता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉन, कोई अगर मेरा एलिमेंट स्टेबल, कोई एलिमेंट मेरा अगर स्टेबल है तो वो क्या आपको अपने इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो यानी क्या आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी या ज्यादा? बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप इंक्रीज कर जाती है। यानी जो जितना ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी उसकी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है हम पहले ही समझ चुके हैं। हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल जो होती हैं वो कौन सा क्या होती हैं? वो स्टेबल होती हैं। किससे स्टेबल होती हैं? जो ऐसे ही रैंडमली भरी हुई होती है। यानी अगर हम s की बात करें तो s का 2 और p की बात करें तो p का 3 और p का 6, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p का 6 फुल फिल है, p का 3 हाफ फिल है। उसके बाद बात करी जाए d का 5, d का 10, f का 7 और f का 14। ये कुछ मेरी स्टेबल ऑर्बिटल जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेक्ट्रम खत्म हो रहा होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी अपने बगल अगल वालों से। अब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा उठा के कर दे, ऐसा नहीं, थोड़ी सी ज्यादा। बस ये हुआ। चौथा है मेरा पेनिट्रेटिंग पावर वाला, ये अभी थोड़ा लास्ट में काम आएगा, अभी के लिए इसको खाली लिख करके छोड़ेंगे। पेनिट्रेटिंग पावर वाला सबसे ज्यादा होती है S सबशेल की, फिर P सबशेल की, फिर D सबशेल की, फिर F सबशेल। क्योंकि इसका काम अभी हमें आगे चल के शील्डिंग इफेक्ट और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पड़ेगा। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट करना मतलब रिपेल करना कि पावर हो जाती है S की, फिर P की, फिर D की, फिर ये हुए कुछ मेरे चारों क्राइटेरिया। अब इन्हीं क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे ट्रेंड्स। ट्रेंड्स की बात कर ली जाए तो यानी डाउन टू द ग्रुप, डाउन टू द ग्रुप हमें पता है डाउन टू द ग्रुप आने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती जाती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाता है। तो यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज करेगी और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज घटता जाता है। यानी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करेंगे, यानी पीरियड नंबर 1 होगा। हमने देखा हाइड्रोजन होता है मेरे पास और हीलियम होता है। अब हमने देखा अगर अक्रॉस द पीरियड होगी, हम अगर इधर जा रहे होंगे यानी लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मेरी? इंक्रीज कर जाती है। अच्छा भाई, इंक्रीज कर जाती है। यानी मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, एक्सपेक्टेड जो था वो क्या होनी चाहिए मेरी? हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए? हीलियम की ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हीलियम से कम होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नीचे जाने पर डिक्रीज, इधर लेफ्ट में जाने पर इंक्रीज हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा भाई, तो हाइड्रोजन की मेरी इंक्रीज होनी चाहिए, ये हीलियम की हो गई। रियलिटी क्या है मेरी? यही है, सही बात है, क्योंकि ये हीलियम मेरा इनर्ट है। और आपको एक बात बताई जाए कि हीलियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में नहीं देता, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। पीरियड नंबर 2 से मेन कहानी शुरू होती है, जो है लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नील। ये कुछ बन है इसके। अगर हम अरेंज करना चाहिए, हमने बोला लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। यानी ट्रेंड मेरा जनरली क्या कहता है? सबसे पहले लिथियम होनी चाहिए, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नील। ठीक। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा खेल होगा। थोड़ा सा खेल क्या होगा मेरा? हम इसका कॉन्फ़िगरेशन वाला अगर मैं फैक्टर देखना चाहूँ, कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर के हिसाब से इसका हो जाएगा 1s1, इसका हो जाएगा 1s2, इसका हो जाएगा 1s3, नहीं 1s3 कहाँ से होता है? तो 2p1,
इसका होता है 2p2, इसका हो जाएगा 2p3, इसका हो जाएगा 2p4, इसका हो जाएगा 2p5 और इसका हो जाएगा 2p6। तो 2p6 तक तो सही है। देखो मुझे कुछ स्टेबल मिल रहा है, जैसे ये स्टेबल मिल रहा है, फुलफिल। उसके बाद ये स्टेबल मिला, फुलफिल। उसके बाद ये स्टेबल नहीं है। तो जो स्टेबल हो गए वो मेरी एक पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा आगे, उनसे क्या होगी थोड़ा ज्यादा बताया था ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले क्या नेचर में थोड़ा सा ज्यादा होगी। तो यानी मेरा लिथियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा नीयन। ये बात। इसी तरह पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 में भी कहानी चलती रहेगी। अब देखते हैं तो ग्रुप के वाइज, ग्रुप वाइज क्या होता है कहानी। इलेक्ट्रॉन्स था, समझ गया हम कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको हम कहां कर देंगे, पहले कर देंगे, आगे कर देंगे। ग्रुप भी मेरे कई तरीके के होते हैं। पहला ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसमें कौन कौन से मेरे मेंबर हैं, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr तो रेडियो एक्टिव चाहे कंसीडर करें चाहे ना करें, बात वही है। बट यहाँ पे हमने देखा नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए, नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी और रियलिटी भी यही है। और ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम, उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। यानी ये दो ग्रुप बिल्कुल सलीड ग्रुप है, यानी कोई भी मेरा उल्टी सीधी चीजें नहीं शो करते हैं, नीचे आने पर घटनी चाहिए और यहाँ नीचे आने पर घटती भी है। लेकिन बात करें अगर मैं ग्रुप 17, 16, 15, 14 और 13 की, बीच में कुछ डी ब्लॉक वाली चीजें हैं, कुछ डी ब्लॉक वाली चीजें। अब जैसे हम बात करें ग्रुप, पहले पीछे शुरू करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइल। ये हुआ। यहाँ पे क्या होता है, मेरी एक्सपेक्टेशन की क्या थी कि नीचे आने पर क्या होती जाए, डिक्रीज होती जाए, यानी फ्लोरीन के बाद क्लोरीन हो, फिर ब्रोमीन हो, फिर आयोडीन हो, फिर एल्कीन हो। पर ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता, यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, ये दोनों की बराबर हो, दोनों की बराबर। अच्छा भाई क्यों होता है, तो स्टेरिक वायरस। पर यहाँ पे भी देखते हैं इसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यहाँ पे भी नॉर्मल ऊपर तो कहानी सेम चलती रहती है, पर यहाँ पे बराबर हो जाता है। यहाँ पे बात करें एन, पी, एस, एस बी, बी आई, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी बराबर। उसी तरह यहाँ पे कार्बन वाले में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, अब यहाँ पे बराबर वाली कहानी नहीं चलती। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ तक तो सही होता है, ये पर ये जो लेड होता है ये एसएन के ऊपर होता है, यानी जो लेड की होती है वो एसएन से ज्यादा होती है, यानी एसएन मेरा नीचे आ जाता है। क्यों आता है अभी सबका रीजन भी देखेंगे, पर यहाँ तक सही चलता है। एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि पीबी की एसएन से कम होगी, पर पीबी ऊपर आ जाता है एसएन से, ठीक है, पीबी ऊपर आ जाता है एसएन। मेन जो बदतमीजी सबसे ज्यादा दिखाता है ग्रुप वो ये है, बी ए एल जी ए आई एन टी एल, ये ग्रुप है। मेरी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या थी इसकी कि सबसे पहले बोरॉन आए, उसके बाद उससे कम एल्यूमिनियम हो, उससे कम फिर गैलियम हो, उससे कम इंडियम हो, उससे कम हेलियम हो। पर ये दिखा क्या रहे हैं, दिखा कुछ इस तरह से रहे हैं कि सबसे पहले बोरॉन तो है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट आ गया हेलियम, उसके बाद मेरा आ गया गैलियम, उसके बाद मेरा आ गया एल्यूमिनियम, उसके बाद आ गया मेरा इंडियम। ये क्या बात हुई, ये बात किस वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पर एक पहली बात तो बिल्कुल एनामोलस सा अरेंजमेंट है, यानी कोई भी ट्रेंड पकड़ में नहीं आ रहा, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। या कैसा होता है कि यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम शुरुआत हो जाती, एल्यूमिनियम भी गैलियम के पीछे चला गया। क्यों चला गया समझते हैं। चला इसलिए गया
क्योंकि यहां पर हमें पता है कि पीरियड नंबर 5 है और यहां पर मेरा पाया जाता है लैंथेनियम नाम का एक कंपाउंड और यहां पर मेरा पाया जाता है एक्टिनियम नाम का एक कंपाउंड। ठीक है, इस लैंथेनियम के अंदर कितने रहते हैं 14 एलिमेंट और अगर लैंथेनियम को फिर से कंसीडर कर दे तो 15 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक। उसके बाद एक्टिनियम होता है मेरा एटॉमिक नंबर 89 वाला, इसके अंदर भी होते हैं मेरे 14। अब जितने सारे एलिमेंट हैं सब ऐसे रहेंगे। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट सब ऐसे रहेंगे। अब ये क्या कर रहे होते हैं, धीरे धीरे इनका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इधर साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा। और साइज छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। इनके पास बहुत सारे मेरे पास क्या होते हैं, इनके पास बहुत सारे शेल, क्योंकि ये ब्लॉक है, बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर, उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस अपने तरफ खींचने वाला ही होता है, तो इसके बाद वाले शेल जिसको बोलते हैं कर्नल, कर्नल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनको खींचने से रोकते हैं। क्योंकि ये मान लो मेरा अगर यहाँ पे कोई पहली शेल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मान लो है, तो इसको न्यूक्लियस अगर अपने तरफ खींचना चाह रहा है तो उसके बाद भी तो एक शेल होगी, उसके बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसके पास जा ही रहा होता है तो क्या कर लेते हैं, ये दोनों रोक लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं। इसी चीज को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब जिस चीज के पास शील्डिंग इफेक्ट जितनी खराब उतने जल्दी ये खींच जाएगा। अब पहले पेनिट्रेटिंग पावर को याद करें, यानी रोकने की क्षमता को वापस भेजने की क्षमता को याद करें। एस पास सबसे अच्छी थी, पी पास उससे खराब, डी पास उससे खराब, एफ पास सबसे खराब। यानी एफ वाले रोक नहीं पाते हैं, इसके वजह से ये शेल अंदर चली जाती है, शेल थोड़ा सा अंदर चली जाती है। और इसी चीज के वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हम इसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलना चाहे बोलिए, वरना इसको भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलिए, काम चलेगा। एफ ब्लॉक वाले में शील्डिंग इफेक्ट सबसे खराब होता है, जिसके वजह से ये अंदर चले जाते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये आते 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 इनका साइज इतना ज्यादा छोटा हो जाता है, अब इधर से आ रहे तो साइज छोटा हो जाएगा, इतना ज्यादा साइज छोटा हो जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी काफी इसकी बढ़ जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी काफी इसकी बढ़ जाती है। अब बात करें इसकी, अब ये इन सबके कंपैरिजन में है, अब ये इसके कंपैरिजन में, तो यानी इसका मतलब इसका छोटा तो साइज हुआ पर इतना छोटा नहीं हो कि ये बिल्कुल ऊपर चल जाए, तो ये एक स्टेप ऊपर चला जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाता है, बराबर, यहाँ पे बराबर और यहाँ पर बराबर, यानी साइज छोटा होने की वजह से बढ़ना या घटना चाहिए था पर घटना पाती है और इसलिए क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इनर्ट ग्रुप क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इनर्ट ग्रुप की सभी की क्या होती है, बहुत हाई होती है, वहां भी यही पैटर्न फॉलो होता है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है, हीलियम की सबसे ज्यादा होती है। ये था मेरा ग्रुप का ट्रेंड। डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी समझने का इतना कोई ज्यादा खास नहीं, वही होगा, इधर से इधर जाने पे घटती जाएगी और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाएगी। लैंथेनॉइड के बाद आने वालों की नीचे वालों की बराबर होती जाएगी। अब एक लास्ट टॉपिक इस चीज का, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी निकालना, 1-2 मिनट का, उसके बाद फिर वीडियो खत्म करते हैं। हम देखते हैं सक्सेसिव यानी एक के बाद एक आई ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैसे मान लो मेरे पास क्या था, ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन। हमसे बोला इन दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा होगी, यानी IE1 किसकी ज्यादा होगी। देखा हमने ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p 2 1s2 2s2 2p3। अगर हम पहले नॉर्मल ट्रेंड के साथ तो ऑक्सीजन मेरा ग्रुप नंबर 16 का है, नाइट्रोजन मेरा ग्रुप नंबर 15 का है, यानी ग्रुप नंबर 15 पहले आता है, ग्रुप नंबर 16 बाद में आता है। यानी मेरी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती, पर ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल 2p3, इसका स्टेबल नहीं है, जिसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी 1 नाइट्रोजन की मेरी ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि ऑक्सीजन की ज्यादा हो क्योंकि ग्रुप के हिसाब से, पर नहीं हुआ सर। अच्छा ठीक है, बात मान लिया। आयनाइजेशन एनर्जी 2 फिर किसकी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करते हैं।
2 तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो, यानी अब ये क्या बचा होगा 2p 1 बचा होगा। अब ये क्या बचा होगा 2p 2 बचा होगा। क्या बचा होगा 2p 2। क्या दोनों में से कोई भी स्टेबल है? कोई स्टेबल नहीं। तो यानी मेरा नॉर्मल क्राइटेरिया के हिसाब से ऑक्सीजन अब की बार जीत गई, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा था। IE3 भी देखते हैं, IE3 भी देखते हैं। IE3 में ये क्या हो गया 2p1 खत्म हो गया, यानी 1s2 बचा। और ये क्या बचा एक सॉरी 2p4 कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। तो 2p3 अभी भी स्टेबल है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। पर इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे ये 2p3 बन चुका है, ये 2p2 बन गया है। आयनाइजेशन एनर्जी 2p3 की ज्यादा, क्यों ज्यादा? ड्यू टू स्टेबल है। कोई ज्यादा खास गलती हुई नहीं, बस 2 को 4 बना दिया ड्यू टू स्टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी 3 की अगर मैं बात करता हूं तो अब देखिएगा ये बन गया 2p2 और ये क्या बन गया 2p1। अब कौन ज्यादा? अब नॉर्मल वाले क्राइटेरिया के हिसाब से फिर ऑक्सीजन ज्यादा, ठीक, तो फिर ऑक्सीजन ज्यादा। तो यानी कुल मिला के आयनाइजेशन एनर्जी पर मेरी नाइट्रोजन ज्यादा है, बाकी सारी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ही ज्यादा है। तो ये था सक्सेसिव। अब इसी तरह आप किसी भी दो का कंपेयर कर सकते हैं, क्राइटेरिया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देख सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे सल्फर और सिलिकॉन में से किसकी IE1 और किसकी IE2 ज्यादा होगी। हम आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आयनाइजेशन एनर्जी खत्म हो गई है। अगले किसी भी वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कवर करेंगे और मेरी जो 4 मेजर प्रॉपर्टीज थी वो कवर हो जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। आखिर में यही कहना चाहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।